हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का जो है हमारे अतीत इसके लेसन्स को देखेंगे। इसका जो है थर्ड लेसन उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वे बच्चे जो क्लास 6 में हैं और जिन्हें इसका जो थर्ड लेसन समझने में दिक्कत आ रही है, वे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही वे बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें एंशिएंट हिस्ट्री जो है NCERT से कवर करना है, वे भी इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो थर्ड लेसन है आरंभिक नगर, इसे हम लोग पढ़ने चलते हैं। ठीक है, आरंभिक नगर। इसमें देखिए, इसमें जो है हम लोग उन्हीं पैराग्राफ्स को या लाइंस को पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज यदि पूरा हम लोग लेसन ही पढ़ने लगे तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को जो है थोड़ी सी दिक्कत भी होगी। तो इसी की वजह से सिर्फ उन्हीं लेसन्स को, उन्हीं लाइंस को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक नगर अध्याय 3 NCERT। इसमें जो है ना, इसमें हड़प्पा की कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत आपकी कहानी बताती है, अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटी इंजीनियरों को जो है अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो लगभग 150 साल पहले जो है रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। कहाँ पे? जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में। ठीक है, तो हड़प्पा पुरास्थल उन्हें मिला। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें जो है पूरी तरह नष्ट हो गई। तो उनको लगा ना कि ये खंडहर है और यहाँ से अच्छा ईंट हमें मिल जा रहा है, तो इसे हम लोग ले चलते हैं। तो बहुत ढेर सारा ईंट लेके गए रेलवे लाइन बिछाने के लिए। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो रेलवे लाइन नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता ही है। उसके बाद जो है लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुरानी शहरों में से एक है। भारतीय जो उपमहाद्वीप है वहाँ के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज जो है सबसे पहले हुई थी, किस नगर की? हड़प्पा नगर की। इसलिए बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण जो है लगभग 2700 साल पहले हुआ। यदि हम BC में देखें तो 2500 साल BC। अच्छा, BC और CE, इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं ना होते हैं। देख लीजिए, एक अब हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये है 0 जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होता है। ठीक है, इसके बाद 100 साल, फिर इससे 200 साल, फिर 300 साल, ऐसे ही करते करते अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले ये खंडहर हमें मिले हैं। ठीक है, इधर वाले जितने भी होते हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले के सन, तो इसे हम लोग BC लिखते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इसे BCE भी लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा, BCE। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ऐसे ही करते करते जब हम लोग ईसा मसीह के जन्म के इस साइड जाते हैं तो ये हो जाता है CE, यानी कि कॉमन एरा, या फिर एना डोमिनी, AD लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, तो यहाँ ईसा मसीह का जन्म हो जाता है। ये मानते हैं 0 हो गया, यहाँ ईसा मसीह का जन्म हो गया। ठीक है, और यहाँ तक है आपका 2500 साल BC, और यहाँ से आपका चल रहा है 2024। तो 2000 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2000 इधर का और 2000 इधर, 4500 इधर, 2500 इधर का, ये हो गया आपका 4500। ठीक है, 4500 और यहाँ से लेकर के लगभग यहाँ तक के टाइम पीरियड में, मतलब अप्रॉक्सीमेट लेकर के चला जाता है कि 4700 साल पहले ये सभी घटनाएं हुई हैं। कौन? हड़प्पा काल की घटनाएं। मतलब उसी टाइम में हड़प्पा रह रहा था, हड़प्पा सभ्यता बन रहा था, विकास हो रहा था। ठीक है,
इन नगरों की क्या विशेषता थी? जो हड़प्पा सभ्यता था उनकी नगरों की क्या विशेषता थी? तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा जो था बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। देखिए यहाँ पे मैंने एक रफ ड्रॉ भी किया है कि इलाका जो है प्राय 2 भागों में बटा था। जो पश्चिमी इलाका था ये छोटा था लेकिन हाइट पर था, ठीक है। और ये जो पूर्वी इलाका जो था ये बड़ा होता था और इसकी हाइट जो होती थी वो कम होती थी। तो पश्चिमी इलाका को नगर दुर्ग कहा जाता था और पूर्वी इलाका को निचला नगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को जो है निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटें की बनी होती थी। अच्छा, आप लोग कन्फ्यूज भी होते होंगे कि क्या हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी वो पक्की थी या नहीं थी? बिल्कुल पक्की थी। यदि पक्की नहीं होती तो अभी तक कैसे उसका दीवार मिल पाता? और फिर जब रेलवे का काम चालू था तब उन्हें ईंटा की आवश्यकता थी और ईंटा मिल रहा था, तो वो पक्की थी ईंटें, तभी तो। चलिए, दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटें की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें जो हैं खड़ी रही थी, ठीक है। दीवार जो है बनाने के लिए ईंटों की चिनाई किस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे? इस तरीके से वे चिनाई कर लेते थे। इसका मतलब कि प्लस्तर टाइप कि उसकी दीवारें जो हैं खूब मजबूत रहा करती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो नगर दुर्ग के अंतर्गत आता है कि निचला नगर के अंतर्गत? तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? नगर दुर्ग के अंतर्गत आता है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विदों ने क्या कहा? महान स्नानागार कहा। इस तालाब को जो है बनाने में ईंटों प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की जो है परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो किस में आता है? निचला नगर में कि नगर दुर्ग में? तो नगर दुर्ग में आता है। यहाँ से क्या मिला है? तो एक महान स्नानागार मिला है, ठीक है, यानी कि नहाने के लिए एक तालाब टाइप से, आज का कहे तो स्विमिंग पूल मिला है। इसमें जो है इसके तालाब में जो ईंट का प्रयोग किया गया है और पक्की ईंट का, और ऊपर से प्लास्टर भी किया गया। प्लास्टर करने के बाद में चारकोल जो होता है ना उसकी परत चढ़ा दी गई है, ठीक है। और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसमें 2 तरफ से आप उतर सकते थे। चारों ओर कमरे बनाए गए हैं और इसमें भरने के लिए पानी जो है कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। यहाँ विशिष्ट नागरिकों के मतलब नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो यहाँ के ये जो तालाब था ना उसका मेन यूज किसी विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट नागरिक के द्वारा स्नान करने के लिए किया जाता था। देखिए एक रफ मैं ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे ये हो गया और यहाँ पे एक तालाब हो गया और ये सीढ़ी हो गया, इधर से उतरने के लिए और इधर से उतरने के लिए सीढ़ी, और चारों तरफ क्या होते थे? कमरे बना हुआ करते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे। चलिए अब आगे चलते हैं। कालीबंगा और लोथल, इन चीज़ों से क्या मिला है? जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। अच्छा, आप इसे कैसे याद रखिएगा कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं? तो काली माता को जो है, एक आप सपोज कर लीजिए कि काली माता को अग्निकुंड से में हवन करके जो है खुश करना है, ठीक है। काली माता को अग्निकुंड में हवन करके खुश करना है। तो का से कालीबंगा और ल से लोथल, ठीक है, और इनको खुश करना है क्या करके? अग्निकुंड में हवन करके, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जो संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, तो अग्निकुंड में क्या किया जाता होगा? यज्ञ किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। किसी चीज़ के यहाँ पे प्रमाण नहीं मिले, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ निम्नलिखित स्थानों में से किन में भंडार गृह मिले? तो आपको तो याद भी होना चाहिए कि हाँ भाई कहाँ से भंडार गृह हमें मिला है। तो सबसे पहले आप एक ट्रिक लगा लीजिए, मल्लाह आप जानते हैं ना? तो मल्लाह नहीं जानते हैं तो महाल याद कर लीजिए। महालवाड़ी व्यवस्था थी तो वही। म से मोहनजोदड़ो, ह से हड़प्पा और ल से लोथल, ठीक है।
तो महाल, महाल याद कर सकते हैं आप, ट्रिक, जहाँ से क्या मिले हैं, भंडारगृह मिले हैं। देखिए महाल, महालवाड़ी व्यवस्था जो थी, इससे अंग्रेज जो है हम लोगों से टैक्स लेते थे। तो टैक्स ले करके हम लोगों का भंडार जो हो रहा था वो कम हो जा रहा था, हमारे घर का जो भंडार था वो ख़त्म हो जा रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, जहाँ से हमारे भंडार जो है कम हो जा रहे थे, यहाँ से क्या मिला है, भंडार गृह मिला है। चलिए आगे चलते हैं। जो यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ये है आपकी सिंधु नदी, ठीक है, और यहाँ पे मिला है आपको हड़प्पा, सिंधु नदी के किनारे, सॉरी रावी नदी के किनारे, माफ़ कीजिएगा, ये आपकी रावी नदी जा रही है ना, तो रावी नदी के किनारे मिला है हड़प्पा। राजस्थान में मिला है राखीगढ़ी और कालीबंगन। गमेरी वाला मिला है आपको राजस्थान में ही। उसके बाद यहाँ चंदहुदड़ो गुजरात में लग रहा है, नहीं सॉरी गुजरात में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में। सूत्का गेंडोर जो कि इसका सबसे पश्चिमी पॉइंट है, सूत्का गेंडोर, ये धौलावीरा और सुरकोतदा और ये लोथल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके भवन, नाले और सड़कें कैसी थी। यहाँ पे आपको महान स्नानागार का फोटो भी दिखाया गया। यहाँ से और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, नहीं यहाँ से सीढ़ियाँ है और यहाँ से सीढ़ियाँ है। ठीक है, और अगल बगल में चारों तरफ रूम बनाए गए हैं। ठीक है, भवन, नाले और सड़कें क्या कैसे थे भवन हड़प्पा काल के, उसे अब हम लोग देख लेते हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। कितने, 1 या 2 मंजिला होते थे। बताइए, लगभग 4700 साल पहले आज से कोई 2 मंजिला घर बन के तैयार हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात है उस सभ्यता के लिए। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। एक आंगन बना दिया गया और इसके चारों तरफ जो है कमरा बना दिया गया इस टाइप से। ठीक है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। आज के डेट में गांव में आप चले जाइए तो वहाँ पे स्नान घर नहीं होता, और ये उस टाइम में 4700 साल पहले घर में कुआं भी होता था कुछ घरों में, और कुछ घरों में स्नानागार भी होता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नगर थे जहाँ पे ढके हुए नाले थे। आज भी देखिएगा तो भारत में ही ज़्यादातर नाले जो हैं बिना ढके हुए ही मिल जाते हैं। इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे बनाया जाता था। ठीक है, हर नाली में हल्की ढलान होती थी, थोड़ा सा ढलान डाला जाता था ताकि क्या हो, सारा कचरा जो है इजीली, या पानी जो है इजीली बह जाए। ठीक है, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो जितने भी घर की नालियाँ होती थी उन्हें सड़क के नाली से जोड़ दिया जाता था। नालों को के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पे मेन होल बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, मेन होल, जिससे उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो है योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो घर, नाला और सड़क तीनों का निर्माण एक ही साथ किया जाता था, योजनाबद्ध तरीके से करके तब उसका निर्माण किया जाता था। आज भी हम लोगों के जो घर है, ज़्यादातर घर यूपी बिहार साइड में, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि घर हो गया और वहाँ से नाला गया ही नहीं है। अब घर का पानी जो है सामने के खेत में या फिर कहीं पे गिर रहा है। तो आज भी हम लोग का योजनाबद्ध तरीके से नहीं। और उस टाइम के लोग कितने होशियार थे कि वे लोग सड़क, घर और नाले तीनों का जो है योजनाबद्ध तरीके से डिज़ाइन करके तब बनाया करते थे। ठीक है, अब बताए, अब आते हैं इनके नगरीय जीवन पे। क्या इनका नगरीय जीवन भी था क्या, चलिए देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल थी, यानी कि नगर थे, हड़प्पा में नगर थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। तो यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे जो कि नगर में जो इमारतें होती थी उनको बनाने में ये लोग जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ठीक है, यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें जो थे मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण
जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। तो ये शासक क्या करते थे, शायद से कह रहा है, ये शासक जो है सोना चांदी कीमती आभूषण से चीज़ जितनी भी बनी हुई होती थी उनको अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पे भी लिखते होंगे, लेकिन जो बच नहीं पाए। लिपिक मतलब कुछ जैसे कोई धातु हो गया या फिर कुछ हो गया, कुछ लिखने वाला, स्टेनोग्राफर आप समझते हैं ना, वही है लिपिक, ठीक है। तो लिपिक का काम क्या होता था, किन्हीं चीज़ों पर लिखने का काम होता था। तो ये शायद मुहरों पे लिखते थे या फिर और भी चीज़ों पे लिखते थे, लेकिन वो बच नहीं पाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थलों पर तरह तरह की चीज़ें जो है बनाते होंगे। तो इसके अलावा कौन रहते थे, एक तो लिपिक रहते थे, उसके बाद में शासक रहते थे इन नगरों में, इसके बाद शिल्पकार भी रहते थे, जो कि शिल्पकार जो थे वो स्त्री और पुरुष भी होते थे, ठीक है। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। लोग लंबा यात्रा करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लेकर के आते थे, ठीक है। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ भी लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो मिट्टी से बना खिलौना का यहाँ पे आपको एक फ़ोटो मिल जाएगा। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से जो है मिट्टी का यहाँ पे खिलौना बनाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे जो एक कुछ लिखा गया है इस मुहर पे, ये हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मछली का शेप दिया गया है, समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो इनकी जो लिपि थी ना, ये भाव चित्रात्मक लिपि थी और इसे हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए। लगभग 250 जो है इसमें अक्षर पाए गए हैं। जैसे ABCD में हम लोग 26 अक्षर देखते हैं, ठीक है। क ख ग घ में हम लोग देखते हैं, वैसे ही जो है यहाँ पे 250 के आसपास जो है अक्षर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी कठिन लिपि है और इसे कुछ लिपि को पढ़ा जा चुका है बट अन्य को नहीं पढ़ा जा चुका है, नहीं पढ़ पाया गया है, इसलिए अभी भी इस सभ्यता के बारे में हमें कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। तो हड़प्पा काल में बाट भी होते थे। बाट मतलब तराजू पे रखने वाला जो बाट होता है ना, वो देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया। तो ये जो पत्थर के बाट होते थे ये चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। तो इन पत्थरों का यूज, इन बाटों का जो यूज है वो किस काम में किया जाता था, तो बहुमूल्य पत्थर और धातु को तौलने के लिए। ऐसा नहीं है कि गेहूँ चावल इन सब को तौलने के लिए बनाया गया था, नहीं। और ये किस पत्थर से बने थे, तो चर्ट पत्थर से। मे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हड़प्पा के नगरों से हमें प्राप्त हुई हैं, तो इनके बारे में अब अध्ययन करेंगे, ठीक है। पुरातात्विदों को जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आज के भी डेट में देखा जाए तो सोना और चांदी का गहने बनाया जाता है, बर्तन बनाया जाता है, ठीक है। उस टाइम पे भी बनाया जाता था। और क्या मिले हैं यहाँ से, पत्थर मिला है, शंख मिला है, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ये सब चीज़ें मिला है। तो तांबा और कांसा से क्या क्या बनाया जाता था, औजार और हथियार, गहने और बर्तन, ठीक है। यहाँ देखिए ये मनका मिला है और ये मिला है फलक। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। ये मनका, ये फलक और ये बाट, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं पत्थर की मुहर बनाते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन चीज़ों का मुहर बनाते थे, तो पत्थर के। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों की जो है चित्र मिले हैं। तो ये आयताकार होते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो एक लाल कलर का मिट्टी का बर्तन होता था जिस पे काला रंग से डिजाइन किया जाता था, ठीक है, जिसको कार्लिनियन पत्थर से बनाया जाता था, ठीक है ना। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये लाल मिट्टी के बर्तन होते थे जिस पे काले रंग से डिजाइन किया जाता था। और यहाँ के जो लोग हैं पत्थर के सिक्के यानी कि मुहर बनाते थे और जो कि आयताकार होता था, ठीक है।
यहाँ देखिए मध्य में बाएं मनके, जो कि कार्लिनियन पत्थर से बनाए गए थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनका जो है हड़प्पा काल के, वे किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो कार्लिनियन पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, अब नीचे कढ़ाईदार वस्त्र। महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा कि आपको महान स्नानागार कहाँ से मिला है? तो आपको मिला है मोहनजोदड़ो से। देन उसके बाद में आएगा कि भंडार गृह भी मोहनजोदड़ो से मिला है, और मोहनजोदड़ो से ही ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति की मूर्ति जो है मिली है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में है मेहरगढ़, जहाँ से गेहूं और जौ के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और वर्तमान समय में मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कपास, कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी, फ्योन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो मेहरगढ़ से हमें मिले हैं कपास के प्रमाण, और साथ में ही यहाँ से क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है हमें चांदी का एक कपड़ा का अवशेष और चांदी के फूलदान का ढक्कन, यानी कि फूल रखने वाला जो होता है उसका ढक्कन मिला है, और तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी और फ्योन से बना हुआ तकली मिला है, जो सूत काटने का काम आता है, तकली वही मिला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास जो है प्रशिक्षण लिए हुए होता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, ये सभी। ठीक है, मूर्ति का जो चेहरा है, कितने, ये जो एक दाढ़ी वाले बाबा थे ना, बाबा नहीं मतलब ये वस्त्र पहनाए गए, खूबसूरत वस्त्र कढ़ाईदार, तो इनका जो दाढ़ी है इसके बारे में बात यहाँ चल रहा है कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, और उनकी दाढ़ी जो है कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, ये नॉर्मल आदमी का काम नहीं हो सकता। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे, यानी कि विशेषज्ञता सिर्फ पुरुष ही हासिल करते थे या महिलाएं भी करती थी। ठीक है, शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष होते थे। चलिए अब देख लेते हैं फ्योन्स क्या होता है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि हड़प्पा काल में फ्योन्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फ्योन्स जो होता है, फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। देखिए, पत्थर जो होता है और शंख जो होता है ये प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स जो था वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं जो है बनाई जाती थी। किन किन चीज़ों को? एक तो बालू को मिला दिया, दूसरा स्फटिक पत्थर को मिला करके उसका चूर्ण बना दिया। ठीक है, और उसको गोंद में मिला करके कोई वस्तु बना दिया, उसे ही क्या कहते थे हम लोग? फ्योन्स कहते थे। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी, चिकना परत चढ़ा दिया जाता था। चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग होते थे। फ्योन्स से क्या क्या बनाया जाता था? मनका, चूड़ी, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो हड़प्पा काल में जो है कौन कौन से कच्चे माल की खोज की गई थी, इसे अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान या पशुपालक जो है उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो कच्चा माल किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं या फिर किसान या पशुपालक के द्वारा उनका उत्पादन किया जाता है, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की जो है चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गया जो कपास है, ये जो है कच्चा माल कहते हैं इसे, और इससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं। ठीक है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। कहने का अर्थ ये है कि कपास जो है एक कच्चा माल है और ये हड़प्पा वासियों के द्वारा उत्पादन किया जाता था।
और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, ये सभी चीज़ें उन लोगों को जो है बाहर से मंगाना पड़ता था। ठीक है, चलिए। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो आज के राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो तांबा कहाँ कहाँ से मिलता था हड़प्पा वालों को, तो एक तो राजस्थान से, दूसरा ओमान से। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, हम कांसा बनाने के लिए जो है तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो टीन कहाँ से मिलता था, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, सोने का आयात कर्नाटका से और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। अच्छा, सोना जो आपका मिलता था कर्नाटक से। सोना को आप कैसे याद रख सकते हैं, सोना जिसको कनक कहते हैं, तो आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं क न, या ट साइलेंट कर दीजिए और क। ठीक है, कर्नाटक में, तो यहाँ पे ट हटा दीजिए और क न क। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि कनक सोना जो है हमें कर्नाटक से मिलता था। राजस्थान से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती थी, तो राजस्थान से हमें मिलता था तांबा। और टीन कहाँ से मिलता था, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या क्या थे, कैसे ये भोजन करते थे, क्या क्या खाते थे। तो किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। तो जो लोग हड़प्पा में नगर में रहते थे तो उनको कौन खाना देता था, किसान और चरवाहा। ठीक है, पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो है गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। ये सभी चीज़ें जो है उगाया करते थे वे लोग। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे जो हल थे लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती रही होगी। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हड़प्पा काल में कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती थी, तो गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों। ठीक है, क्या हड़प्पा काल में हल था, तो था हल, लेकिन वो लकड़ी से बनाए जाते थे और जिसकी वजह से वे बच नहीं पाए हैं। यहाँ पे क्या अधिक बारिश होती थी या कम बारिश होती थी, तो बहुत ही कम बारिश होती थी और इसलिए जो है सिंचाई के लिए ये लोग कुछ अपना जुगाड़ किए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे है बच्चों के खिलौना हल। आज के हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। यह हमें ज्ञात नहीं है कि उस टाइम के जो हल चलाने वाले थे क्या स्त्रियाँ होती थी कि नहीं होती थी। ठीक है, तो ये खिलौना वाले हल हो रहे हैं। हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। उस समय गाय था, गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये लोग पालते थे। ठीक है, बस्तियों के आसपास तालाब, चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को झुंडों को जो है चारा पानी की तलाश में, तो इनको जो चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो इस टाइम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हड़प्पा काल में बेर होते थे, तो हाँ, मछलियाँ बिल्कुल होती थी और हिरन जैसे जानवर भी होते थे। ठीक है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो गुजरात में एक हड़प्पा काल का नगर है, उसको हम लोग उसका सूक्ष्म निरीक्षण करने जा रहे हैं, उसे देखने जा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे, किसके किनारे, खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो पहला तो क्वेश्चन पूछेगा कि धौलावीरा कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि आपका गुजरात में है धौलावीरा। ठीक है, सेकंड चीज़, यह किसके किनारे है, तो खदीर बेत के किनारे है। ठीक है, यहाँ की जो एक विशेषता थी कि यहाँ पे जो है साफ पानी मिलता था और ज़मीन जो है उपजाऊ होता था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा के नगर जो है 3 भागों में बटे हुए थे। तो हड़प्पा काल के नगर 2 भागों में बटे होते थे, जो एक तो नगर दुर्ग और दूसरा निचला नगर कहा जाता था। तो ये धौलावीरा का एक विशेषता क्या कि ये 3 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके हर हिस्से
को चारों ओर से पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा काल का कौन सा एक नगर है जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए खुला मैदान था, तो वो है धौलावीरा। कौन सा ऐसा नगर है जहाँ पे 3 भागों में वो डिवाइड था, तो वो था धौलावीरा। ठीक है, जहाँ पे साफ पानी मिलता था, जमीन भी उपजाऊ थी, तो ये सभी धौलावीरा में ही थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। तो यहाँ पे जो है लकड़ी में हमें अभिलेख भी मिले हुए हैं। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर हड़प्पा के जो अभिलेख थे ना वो मुहर में मिले हुए हैं, लेकिन ये एक थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ये विशेष है। तो धौलावीरा से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है और आप इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी, साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। ठीक है, लोथल हम लोगों ने देखा था मैप में, गुजरात में था। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ है आपका लोथल। ठीक है, तो यहाँ है आपका लोथल और ये साबरमती नदी के से एक उपनदी निकली हुई है, उसके किनारे ये है। ठीक है, तो ये जो लोथल था यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं उसे देख लेते हैं हम लोग। यह ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो जो कीमती पत्थर था वो आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था? पत्थर, शंख और धातु। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। हम लोगों ने देखा महाल से हम लोग क्या देखते हैं? लोथल से हमें क्या मिलता है? भंडार गृह मिलता है। ठीक है, इस भंडार गृह में कई मोहरे, मुद्रांकन और मुहरबंदी यानी कि गिल्ली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुहर मिल गया है हमें, मुद्रांकन यानी और मुहरबंदी यानी कि गिल्ली मिट्टी पर यदि हम किसी चीज़ का छाप दबा दें, ठीक है, मानते ये एक आदमी का छाप दबा दें, ठीक है, तो ये उस पर छपा रह जाएगा, तो इसे ही कहते हैं मुद्रांकन। तो ये मिले हैं हम लोगों को लोथल से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जो संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो पूछा जा सकता है, VVI लगा लीजिए कि कहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ से हमें मनके बनाने के लिए फैक्ट्री टाइप से मिला है। तो ये मिला है लोथल से। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले। अब मनका जब बनाया जाता था तो कुछ अध बने मनके भी मिलेंगे या टूटे हुए मनके मिलेंगे और पत्थर के टुकड़े भी मिल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। मुद्रा यानी कि मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। यानी कि एक सामान है और इसको पैक कर दिया गया, ठीक है, अब इस पे जो है एक मुहर लगा दिया गया और मुहर लगाने से क्या होता था ना कि पता चलता था कि कोई इस सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है, कोई इसे खोला नहीं है। तो ये विशेषता एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो है किया जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। पूछा जा सकता है कि मुहर की छाप को क्या कहते थे, तो मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, ठीक है। और सभ्यता के अंत का रहस्य, कैसे सभ्यता का अंत हो गया, तो आइए देख लेते हैं कैसे इतनी बड़ी जो सभ्यता थी जो कि पाकिस्तान से लेकर के भारत तक फैली हुई थी, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है इसके प्रमाण मिले हैं। यदि वास्तविक एग्जैक्ट देखा जाए तो 12,99,996 कुछ करके जो है यहाँ के अवशेष मिले हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रसार मिला है। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव जो है इसमें देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल के आयात जो है काफ़ी कम हो गए। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकासी प्रणाली जो थी वो नष्ट हो गई और सड़कों पर
ही झुग्गीनुमा जो है घर बनाए जाने लगे, यानी कि जितनी भी सिस्टम वाली चीज़ें थी सभी समाप्त हो गई। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अच्छा, दूसरा जंगलों का विनाश हो गया था। तीसरा, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती थी। इसके अलावा जो है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, यानी कि जंगल और झाड़ियाँ जो थी वो समाप्त हो गई होंगी। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। सही बात है, कोई एक इलाका का अंत होगा, ये वाला इलाका का अंत होगा, लेकिन पूरा इलाका का ही अंत हो जाना ये कैसे संभव है? क्योंकि बाढ़, नदियों के सूखने के अवसर कुछ ही इलाकों में जो है हुए होंगे, यानी कि बाढ़ और नदी जो सूखी होगी तो कुछ ही इलाकों में ना इसके असर हुए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पूरे इलाकों में ही इनका असर हो गया होगा। और कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण जो है वो समाप्त हो गया होगा। जो नगर में शासक थे उनका नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन की जो असर है बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है 4700 साल पहले यदि देखा जाए तो 2500 से इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है 2500 से 1750 माना जाता है। ठीक है, अब इसके 1400 साल बाद जो है यहाँ पे फिर से नए नगरों का विकास होना स्टार्ट हुआ था। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन आंसर और फटाफट से इस वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो सही सुमेलित करो। तांबा हमें कहाँ से मिलता था? तो राजस्थान से मिलता था और ओमान से मिलता था। ठीक है, टीना हमें अफगानिस्तान से मिलता था। अच्छा, सोना के लिए क्या मैंने बताया? कनक, तो कर्नाटका, आप सोना कर्नाटका। और बहुमूल्य पत्थर मिलते थे आपके गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।